वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस लेक्चर में मॉड्यूल नंबर 2 को ख़त्म कर रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट जो टॉपिक आपके बचा हुआ है वो है लीगल मेथड्स को लेकर। लीगल मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो लीगल मेथड्स के अंदर हम लीगल मटेरियल्स की बात करते हैं। बिना लीगल मटेरियल्स के हम लीगल मेथड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार कुछ रिपीट करना पड़ेगा, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे। और अगर इधर ध्यान ना भी दें और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते हैं तो इट्स वेरी ईजी, मतलब बहुत ही ईजी है। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि अब आप जिस सेमेस्टर के अंदर हैं तो यहाँ तक आते आते आपने काफ़ी केसेस के बारे में पढ़ा होगा, आपने काफ़ी कमेंट्रीज बुक पढ़ी होंगी, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, तो आपको ओवरऑल आइडिया है कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो क्या है, ठीक है ना। और अगर नहीं भी है अभी तो मैं जैसे बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बोल रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है लीगल मेथड्स। देखिए, लीगल मेथड्स जो है ये रिसर्च मेथड के अंदर जो हमने जो कुछ भी पढ़ा था कि किसी रिसर्च के अंदर रिसर्च किन किन मेथड्स को अपना कर की जा सकती है, वो मेथड्स कैसे अपनाए जाने चाहिए, ये सब हम कर चुके हैं। तो वही रिसर्च अगर लीगल रिसर्च होगी तो वहाँ पर हम लीगल मेथड्स अपना देंगे। यानी कि रिसर्च का टाइप जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन नेचर बदल जाएगा। यानी कि अब वो सोशल नेचर की रिसर्च ना होकर एक लीगल नेचर की रिसर्च हो गई है। तो अब यहाँ पर रिसर्च मेथड्स तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें लीगल मेथड्स कुछ ऐड हो जाएंगे। रिसर्च चाहे कोई से भी हो, सोशल हो, साइंस के फील्ड में हो, लीगल फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, रिसर्च के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो सब भी रिसर्च के अंदर एक जैसे होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जुड़ते जाते हैं वो हमेशा उस फील्ड के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं कि कौन सा फील्ड आप जिसमें रिसर्च कर रहे हैं वो कौन सा फील्ड का है। जैसे हम लीगल फील्ड के अंदर हैं तो लीगल फील्ड के अंदर लीगल मेथड्स भी कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो लीगल मेथड क्या है? तो लीगल मेथड मतलब सिंपल वही कि मेथड्स पर्टेनिंग टू लीगल फील्ड। ये तो ही सिंपल सा मीनिंग इसका, मेथड्स पर्टेनिंग टू लीगल फील्ड। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड करें तो पर्टेनिंग टू लीगल फील्ड तो ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी प्रोसीजर है, ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन है जिनको पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में यूज़ किया जाता है जब एक लीगल रिसर्च की जाती है, जब एक रिसर्च लॉ के फील्ड में की जाती है। तो उस सारे के सारे टेक्निक्स को, उन सारी इंक्वायरीज़ को, उन सारे इंफॉर्मेशन को, वो सारे प्रोसीजर जो हम अपना रहे हैं वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो है वो लीगल मेथड कहलाएगा एक लीगल रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज़ है। फिर इसकी अगर हम आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस क्या है भाई? इम्पोर्टेंस तो है, अगर आप लीगल रिसर्च कर रहे हैं तो लीगल रिसर्च के अंदर अगर आप लीगल मेथड्स ही नहीं अपनाओगे तो फिर आपकी लीगल रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और लीगल मेथड अपनाने के लिए आपको लीगल मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे। रिसर्च मेथड के अंदर जैसे हमने रिसर्च मेथड्स के टाइप्स पढ़े थे, तो वैसे लीगल मेथड्स के कोई टाइप नहीं होते हैं। जितने तरह के लीगल मटेरियल्स हैं बस उतनी तरह के लीगल मेथड्स भी हो गए, ठीक है ना। तो लीगल मेथड्स इंक्लूड लीगल मटेरियल्स या लॉ मटेरियल्स, आप कुछ भी समझ लीजिए इसको। तो लीगल मेथड जो है उसका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ये लीगल मटेरियल्स से ही बनता है। अब बात की जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम लीगल रिसर्च के अंदर लीगल मेथड यानी कि ये लीगल मटेरियल्स जो हैं, कुछ आपको दिख रहे होंगे यहाँ सामने लिखे हुए, तो ये जब तक हम काम में नहीं लेते हैं तब तक हमारी रिसर्च जो लीगल रिसर्च है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। कंप्लीट क्या, वो मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। अगर हमने रिसर्च स्टार्ट कर दी है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो पूरी भी नहीं होगी, कंटिन्यू नहीं होगी तो पूरी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी लीगल मेथड्स की इम्पोर्टेंस है कि लीगल रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए लीगल मेथड्स आर वेरी नेसेसरी। एंड व्हाई एंड हाउ दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड, तो उसके लिए हमको इसको लीगल मटेरियल्स की हेल्प से समझना पड़ेगा। आप लीगल मटेरियल्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इसके अंदर वो सारा का सारा मटेरियल यूज़ करेंगे जो आप एक प्रोजेक्ट
जो कि आपका लीगल प्रोजेक्ट होता है उनको बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो लीगल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या काम में लेते हो? कमेंट्री बुक काम में लेते हो, बैरेट काम में लेते हो। उसके अलावा अगर कोई जजमेंट है तो जजमेंट पढ़ने के लिए आप जजमेंट को या तो ऑनलाइन पढ़ लोगे या फिर आप ऑफलाइन पढ़ोगे। ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको पता है कहाँ पढ़ोगे, जैसे मनुपत्रा है, ठीक है, उसके सिमिलर और भी होती है, आपको नाम बताऊंगा मैं आज कौन कौन सी होती हैं। और ऑफलाइन में पढ़ोगे तो ऑफलाइन में जो लीगल जर्नल्स आते हैं जो आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, जिसको हम जानते हैं AIR के नाम से, AIR SCC। तो AIR SCC आपने 2 ही नाम सुने होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। आप अपनी लाइब्रेरी में जाके विजिट करिए, मैं आपको पता लगेगा। उसके अलावा आपको मैं कुछ नाम और यहाँ बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने जो सोर्सेज लिए हैं, ये सोर्सेज हमारे एक्चुअल में लीगल मेथड्स हैं। मटेरियल भी है जो उन सोर्सेज को अपनाकर काम में हम ले लेंगे, ठीक है, और ये मेथड भी हैं जो हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो लीगल मेथड्स उतनी तरह के होते हैं जितने तरह के लीगल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट बनाते समय, जो आपके लीगल प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि अगर उसके अंदर हम कमेंट्री बुक ना पढ़ें, अगर हम इंटरनेट पर जाकर ऑनलाइन स्टडी ना करें, लीगल जो नॉलेज हमें चाहिए जिस चीज़ की, तो क्या हम हमारे प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली क्या, ये थ्योरेटिकली भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी लीगल रिसर्च टू कंप्लीट इट विदाउट यूजिंग लीगल मेथड्स। ओके, you have to go through, either you have to go through your commentary book or your textbook or your BARE Act or any legal journal, whether online or offline, वो अलग बात है। और भी चीज़ें हैं, केस लॉज, तो वो सब के सब हमको यूज़ में लेने होते हैं ताकि हमारी रिसर्च जो है उसको एक बेस मिले टू मूव फर्दर। सेकेंड चीज़, हम किसी चीज़ पर रिलाई होकर एप्रोप्रिएट एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा, मैंने कहा एप्रोप्रिएट एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा हमें मिल सके। जैसे कि अगर आप कोई जजमेंट पढ़ते हैं या आपको पता चलता है कि इस तरह का कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कौन सा, चलो ये ले लेते हैं, अयोध्या के मामले में। तो अयोध्या केस के अंदर जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको अखबार वालों ने खूब सुर्खियों में अच्छे से पब्लिश कर दिया, लेकिन वो 1000 से भी ऊपर के पेजेस का जजमेंट था। जितना मुझे आइडिया, ये 1050 के आसपास का ये जजमेंट है, उतने पेजेस हैं इसके अंदर, जजमेंट के अंदर। और 1050 पेजेस, तो एक पेज जो है उसकी साइज़ क्या होती है, वो होते हैं लीगल साइज़ के, ठीक है ना। तो एक पेज मतलब लीगल साइज़, जो हमारा जनरल A4 साइज़ का पेपर आता है उससे बड़ा होता है वो, तो एक पेज थोड़ा सा उसका बड़ा होता है। तो लीगल साइज़ का A4 लीगल साइज़ पेपर, ठीक है ना। तो वैसे ही 1050 पेपर है, ठीक है ना, तो उसका जजमेंट है वो। तो 1050 पेजेस तो अखबार वाले छापते नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिले? तो अखबार के अंदर क्या था, अखबार के अंदर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह का जजमेंट आया और उसमें ये बात अंतिम रूप से कही गई है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें थी, कोर्ट ने क्या बेस लिया, उसके अंदर कई तरह के जजमेंट्स, प्रेसिडेंट्स उसके अंदर यूज़ किए गए होंगे दोनों तरफ की पार्टीज से, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्या क्या ग्राउंड्स थे, क्या वो जजमेंट पूरी तरह सही है या गलत है, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आपको वो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। अब ओरिजिनल जजमेंट पढ़ने के लिए आपको कोर्ट की फाइल देखनी पड़ेगी। कोर्ट की फाइल आपको दिखाएंगे नहीं कोई, आपको अगर जजमेंट चाहिए तो जजमेंट की कॉपी ले लो। तो जजमेंट की कॉपी के लिए आप कोर्ट के अंदर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें टाइम लगता है, कब आएगी कब नहीं आएगी, और उस पर खर्चा भी लगता है। तो क्यों ना आप उस जजमेंट को ऑनलाइन निकाल लो, ठीक है। ऑनलाइन निकालने के लिए आपके पास में उस केस का टाइटल पता होना चाहिए, या उस केस का नंबर पता होना चाहिए, केस का ईयर, ठीक है, या फिर आपको उसका जो डेट है, जजमेंट पास की डेट है, वो पता होना चाहिए। और भी कुछ बेस हैं जिसके आधार पर हम जजमेंट जो है पता कर सकते हैं कि जजमेंट कैसे हमें मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप कहीं जाकर जजमेंट को देख पाओगे, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल पाएगी, चाहे वो ऑफलाइन मिल जाए कोर्ट में अप्लाई करके, या फिर आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी उसको आप देख लो। तो आप उस पूरी जजमेंट को पढ़ते हो तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। दैट इज़ योर लीगल मटेरियल जो आपको उससे मिल रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन मिल रहा है। तो आपने लीगल मेथड क्या अपनाया, आपने अपनाया ऑनलाइन सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे लीगल मेथड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, कोई इनकी सीमा नहीं है।
ठीक है ना। और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, तो वैसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं और कोर्ट भी अपना सिस्टम बदल रहा है। जैसे कि हम कोरोना की बात करें तो इस कोरोना वाले पेंडेमिक टाइम के अंदर जहाँ पर ऑफलाइन सुनवाई होती थी, अब कोर्ट जो है ऑनलाइन सुनवाई पर काफ़ी जोर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बदलाव हो रहे हैं, जुडिशरी के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। और कोर्ट फीस जो पे करते थे वो ऑफलाइन जो है उसमें वहाँ से ख़रीद कर पेश किया करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन भी कोर्ट फीस जो है हम पे कर सकते हैं। तो सारा सिस्टम बदल रहा है, लीगल मेथड्स भी बदल रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं और हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप जैसे जैसे आगे आप बड़े होगे और आपको नई चीज़ें देखने में मिल सकती हैं। तो जो आज तक इस लेक्चर में बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जॉस्टिव है, आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो हम आज यहाँ पे कुछ लीगल मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये वो लिख दिए जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो आप यूज़ करते होंगे। इनमें से अधिकतर या लगभग सारे मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिख दिया। और जनरली यही यूज़ आते हैं और कोई आता भी नहीं है। फिर भी अगर कुछ और हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। लीगल टेक्स्ट बुक यानी कि कमेंट्री बुक। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि आपके क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा होगा आपके। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या तो चल रहा है या आपने पहले पढ़ा है, जो भी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करने को कही गई है, तो आप उसके लिए उसका बैरेक्ट पढ़ोगे। ठीक बात है, मैंने यहाँ बैरेक्ट नहीं लिखा, लिख देता हूँ, एक बैरेक्ट भी है इसमें। तो बैरेक्ट पढ़ोगे सबसे पहले आप कि उस बैरेक्ट में लिखा गया है, क्या कह रहा है वो सेक्शन जिसके ऊपर आपको टॉपिक दिया गया है, उसको समझोगे। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको और इंटरप्रीट करने के लिए आप टेक्स्ट बुक या कमेंट्री बुक, एक ही बात है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर आप समझते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमेंट्री बुक में भी नहीं लिखी हैं। क्यों नहीं लिखी, क्या लिखना कंपलसरी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेंट्री बुक कोई भी छाप सकता है, जिसको छापनी है मैं छाप सकता हूँ, ठीक है। अब उस वक्त लिखते टाइम मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई तो नहीं आई, वेदर आई एम लायबल फॉर दैट, कि मैंने वो बात क्यों नहीं लिखी। या हो सकता है कि कमेंट्री बुक लिखते टाइम मैंने 10 सेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि वो कमेंट्री बुक मेरी है, मैं मालिक हूँ उसका, मैं कुछ भी लिखूँ, मैं ऑथर हूँ, मालिक हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट्री बुक में भी अगर आपको नाम मिले तो क्या करोगे, तो फिर आप जाओगे जजमेंट्स के ऊपर कि चलो जजमेंट मिल जाए कोई इसके रिगार्डिंग, जहाँ समझ लें इसको हम। तो जजमेंट देखने के लिए आपको लीगल जर्नल्स की तरफ जाना पड़ता है। लीगल जर्नल्स आपको कहाँ मिलेंगे, या तो ऑफलाइन, जर्नल्स आपको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं और ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। और वैसे कमेंट्री बुक जो है और बैरेक्ट हैं, ये भी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी क्लास के अंदर, किसी सेमेस्टर के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा हो, और जैसे कि मेरे साथ तो ये होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं सर आज हम बैरेक्ट नहीं लाए, तो कोई बात नहीं लाए तो मैं आपको अभी भेजूंगा तो नहीं कि आप जाओ और लेकर आओ। आप उसको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट करके रखिए कि अगर आपके पास बैरेक्ट अवेलेबल नहीं है या बैरेक्ट खरीदने के लिए दुकान बहुत ज़्यादा दूर है, आप नहीं जा सकते वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके और उसके बाद में प्रिंट करके हार्ड कॉपी में ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करता आपको, कोई चीज़ मना नहीं करता, ठीक है ना। तो वो काम भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में आपको लीगल जर्नल्स, बैरेक्ट, कमेंट्री बुक्स सब मिल जाते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन बिकते भी हैं ये, ठीक है ना। अगर आपको कमेंट्री बुक खरीदनी है ऑनलाइन तो आप खरीद सकते हैं, और यहीं पर अगर आपको कोई बैरेक्ट खरीदना है तो बैरेक्ट भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीगल जर्नल्स, तो लीगल जर्नल्स ऑनलाइन इनकी सेलिंग की व्यवस्था है। अगर आपको AIR परचेज करनी है तो या तो आप पब्लिशर से बात करिए, ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो लीगल जर्नल्स में आप जो है वहाँ जाके देख सकते हैं। या फिर आपको खरीदनी नहीं है, आपको बस एक जजमेंट देखना भर है, तो क्या करोगे, तो एक जजमेंट के लिए आप पूरी AIR तो खरीदने से रहे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि ऑनलाइन जाओगे और उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाकर आप जजमेंट की डिटेल्स डालोगे और जजमेंट देख लोगे और आप उस पर अपनी लीगल रिसर्च कर लोगे, ठीक है ना। तो वही काम होता है। अब यहाँ पर इससे आगे मैं कुछ बढ़ूँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहूँगा जो अपने लिए ठीक रहेगा। आपके एक टॉपिक है इसी के अंदर जुड़ता हुआ, वो है साइटेशन ऑफ लीगल मटेरियल, कि आपने जो भी लीगल मटेरियल यूज़ किया, कोई बैरेक्ट या टेक्स्ट बुक या कोई जजमेंट आपने यूज़ किया है,
या कोई जर्नल्स आपने इस्तेमाल किया है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं। साइट करना मतलब लिखना, उसको आप एक पर्टिकुलर वे में लिखोगे, तो लिखोगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसको लिखने का तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से लिखोगे तब तो ठीक रहेगा, अदरवाइज होता क्या है कि वो एक अच्छी साइटेशन लिखना नहीं कहा जाता। दैट इज नॉट ए गुड मेथड टू साइट ए केस। ये जनरली होता कहाँ है, साइट कहाँ करोगे आप लीगल मटेरियल को। आप अपने लीगल मटेरियल को दो जगह साइट कर सकते हो, या तो फुटनोट के अंदर, जैसे कि ये पेज चल रहा है, इसके अंदर आप कुछ लिख रहे हैं और वहाँ पर जो है कुछ आपने एक लाइन ऐसे डाली जो किसी टेक्स्ट बुक से कॉपी की हुई है, तो आप वहाँ पर जो है कुछ लिखते लिखते और वहाँ पर एक नंबर डाल दोगे और बाद में एक नंबर फुटनोट के अंदर कि वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। अब वो जो आप लिखोगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आईपीसी के ऊपर आप लिख रहे हैं और आईपीसी के अंदर आपने जो कमेंट्री बुक ले रखी थी जिससे कॉपी किया है मटेरियल, वो है प्रोफेसर टी भट्टाचार्य जी का। तो प्रोफेसर टी भट्टाचार्य जी, अब सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, तो उनका नाम है प्रोफेसर टी भट्टाचार्य, ठीक है, ये उनका नाम है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब साइट करते हैं किसी ऑथर की बुक को, तो हम हमेशा उसका जो सरनेम है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे भट्टाचार्य, ठीक है, प्रोफेसर टी, और फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा। कौन से? सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं। डबल इन्वर्टेड कोमा हमेशा कोई स्टेटमेंट कहने के रिगार्डिंग आता है कि आप किसी स्टेटमेंट को ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो है ये कोई स्पेसिफिक बात को दर्शाने के लिए आता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है, उनकी वो बुक है आईपीसी की, तो आईपीसी बुक का नाम जो भी है उसको आप ऐसा ऐसा लिख दोगे। जैसे मान लेते हैं उनका नाम है द इंडियन पेनल कोड, तो हम ऐसा ऐसा लिख देंगे द इंडियन पेनल कोड। अब ईयर है तो ईयर, अगर टाइटल उस बुक का जो है उसमें ईयर लिखा हुआ है तो ही आप यहाँ ईयर लिखोगे। अगर पेज कवर के ऊपर ईयर नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे ईयर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो जैसा है वैसा वैसा लिख देंगे। मान लेता हूँ कि लिखा हुआ है तो 1860 लिख दिया और बंद कर दिया। अब यहाँ फिर कोमा आएगा नीचे। अब क्या आएगा जी इसके अंदर, तो अब आएगा कि ये कौन से ईयर का पब्लिकेशन है, क्या ये 7th एडिशन है या 5th एडिशन है। तो वैसे हम लिख देंगे, मान लेते हैं कि 7th एडिशन है तो हम लिखेंगे 7th एडिशन, ठीक है, कोमा एडिशन कौन से ईयर में हुआ ये तो बताओगे। मान लेते हैं कि 2015 में हुआ तो 2015, फिर कोमा लगाओगे। प्रेस कौन सी थी, कौन सी प्रेस में ये पब्लिश हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये इलाहाबाद लॉ एजेंसी के अंदर हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे इलाहाबाद लॉ एजेंसी, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कोई अगर कमेंट्री बुक हम साइट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो फुटनोट में आप इस तरह से कर दोगे। फुटनोट में नहीं करते, दूसरी जगह कहाँ होगी, वो होगी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर भी साइट हम ऐसे ही करेंगे। बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखने का तरीका होता है कि आप जब बिब्लियोग्राफी बनाते हैं उसके अंदर आप एक से ज़्यादा कमेंट्री बुक शो कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर भट्टाचार्य आया है, ठीक है ना, मान लेता हूँ कि एक दो ऑथर और हैं, जैसे कि किसी का नाम है मंजू कूलवाल, तो कूलवाल पहले आएगा, मंजू आएगा बाद में। उन्होंने लिख दी, क्या लिखी, चलो हिंदू लॉ लिख दिया उन्होंने फॉर एग्जांपल, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हिंदू लॉ ये बुक का नाम है, और फिर कोमा लगाकर 5th एडिशन है तो 5th एडिशन मान लेते हैं 2010 के अंदर आया, ठीक है। और प्रेस कौन सी थी, प्रेस कर लेते हैं सेंट्रल लॉ एजेंसी, तो सेंट्रल। अब ये सब पता कैसे चलता है, ये सब उसमें लिखा होता है बुक के अंदर, आप पढ़ोगे पता लगेगा, ठीक है ना, सेंट्रल लॉ एजेंसी, ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ पर हमने भट्टाचार्य जी की बुक भी ले ली और कुलवाल जी की बुक ले ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो भट्टाचार्य से स्टार्ट हो रहा है, ना कि प्रोफेसर टी से हो रहा है। तो भट्टाचार्य में बी आ रहा है स्टार्टिंग में और कुलवाल में के आ रहा है,
तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम जमाएंगे तो भट्टाचार्य जो है वो पहले लिखा जाएगा और कूलवाल जो है बाद में लिखा जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी के अंदर ये होता है कि बिब्लियोग्राफी में जब हम लिखते हैं कमेंट्री बुक्स एक से ज़्यादा होती हैं तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। और अल्फ़ाबेटिकली मतलब ऐसे, यहाँ से हम देखेंगे कि सरनेम में फर्स्ट लेटर जो है वो क्या आ रहा है, तो वहीं से अल्फ़ाबेटिकली तय होता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो हमने टेक्स्ट बुक की बात कर ली, कमेंट्री बुक की बात कर ली, एक बात कर रहे थे जर्नल्स की। तो जर्नल्स की बात कर लेते हैं। जर्नल्स के नाम मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो AIR, SCC, RCC, DNJ, CRLJ, स्केल, HLR, WLC, ठीक है, और भी होते हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं। ये मैंने आपको कुछ वो बताए हैं जो कि आ जाते हैं काम में। ये सब के सब ऑफलाइन जर्नल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, जो आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे, आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे आपको। AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्ट, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, RCC होता है एक, RCC मतलब राजस्थान क्रिमिनल केसेस, WLC वेस्टर्न लॉ केसेस, HLR हिंदू लॉ रिपोर्टर, DNJ दीवानी निर्णय जर्नल, CPJ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जजमेंट्स, CRLJ क्रिमिनल लॉ जर्नल, स्केल के स्केल नाम से आती है, ऐसे और भी होती हैं। तो अब पता कैसे चले कि कोई जजमेंट इसमें है या HLR में है या CPJ में है, किस में है? तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपको पता चले कि पर्टिकुलर जजमेंट किस तरह के जर्नल में मिलेगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी पता लगेगा। जनरली क्या होता है कि कोई भी जजमेंट जो पास हुआ, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज, ये चल रहा है महीना मई का, मई के महीने में कोई जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, जनरली क्या है कि ये हर एक तरह के जर्नल में मिल जाएगा। वो आपको AIR में मिल जाएगा, वो आपको SCC में मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि AIR सुप्रीम कोर्ट की आती है और वो दूसरे स्टेट्स की भी आती है। SCC नाम से साफ है, सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो वो सुप्रीम कोर्ट की ही आती है और किसी की नहीं आती है, ठीक है। तो ये दो जर्नल्स ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हर एक तरह के जजमेंट्स पब्लिश करते हैं। तो मई का है तो वो मई के अंदर, मई का जो है वो उसमें जर्नल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। RCC तो राजस्थान क्रिमिनल केसेस, नाम से साफ है, राजस्थान के केस होंगे और क्रिमिनल मैटर्स होंगे। लेकिन जब आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट के केस भी मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे वो सिर्फ क्रिमिनल नेचर के, सिविल वाले केसेस में नहीं मिलेंगे। WLC वेस्टर्न लॉ केसेस, इसमें सिविल क्रिमिनल दोनों मिलते हैं। ऐसा क्यों है? तो छापने वाले की मर्जी है, मैंने कहा छापने वाले की मर्जी है, ठीक है ना। वो कैसे छापता है? मैं कोई निकाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ, अगर कोई लॉ कोचिंग क्लासेस, और मैं चाहता हूँ कि इस नाम से एक जर्नल भी निकले, तो जो जर्नल निकलेगा उसका नाम मैंने ये रख दिया, लॉ कोचिंग क्लासेस। तो नाम क्या रखा क्या नहीं रखा, इससे किसी और को मतलब नहीं होना चाहिए। ये मैंने रखा है, ये मेरा पसंदीदा नाम है, मैंने रख दिया, तो LCC नाम रख दिया मैंने, बस। अब इसका कोई मीनिंग निकालना ज़रूरी नहीं है, नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर मैं केसेस कौन से पब्लिश किया करूँगा ये मैं तय करूँगा, ठीक है ना, इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वैसे ही WLC जो है, WLC में सिविल क्रिमिनल दोनों आते हैं, तो आते हैं, बस अगले ने डाल रखे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। HLR हिंदू लॉ रिपोर्टर, नाम से साफ है, जो हिंदू लॉ वाले केसेस हैं वो इसमें आएंगे। DNJ दीवानी निर्णय जर्नल, दीवानी निर्णय यानी कि सिविल केसेस, तो उनके जो जजमेंट्स हैं वो इसमें आते हैं। CPJ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जजमेंट, नाम से साफ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले मैटर्स जो होंगे वो इसमें आएंगे। CRLJ क्रिमिनल लॉ जर्नल, तो क्रिमिनल केसेस को लेकर है और सुप्रीम कोर्ट के आता है। स्केल, तो स्केल जो है सुप्रीम कोर्ट के केस देता है, ठीक है। तो कौन सा जजमेंट किस में मिलेगा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल पढ़ोगे तो पता लगेगा, ठीक है ना। जनरली वो सब में आता है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए आप, चलो बताता हूँ, बाद में बताता हूँ वो आपको। फिलहाल आप जो है देखिए ऑनलाइन, यही जर्नल ऑनलाइन भी आते हैं, सारे नहीं आते। ऑनलाइन वो आएंगे जिसने ऑनलाइन चढ़ा रखा होगा, ठीक
ठीक है ना। जैसे कि मैं निकालता हूँ LCC के नाम से, लेकिन मैं सिर्फ हार्ड कॉपी निकालता हूँ, ऑनलाइन नहीं निकालता, तो फिर ऑनलाइन जजमेंट आपको उसके नहीं मिलेंगे। लेकिन वही जर्नल अगर मैं ऑनलाइन चढ़ा देता हूँ, इसका मतलब ऑनलाइन वेबसाइट बन चुकी है और वो जजमेंट जो है ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो AIR की जो है ऑनलाइन पोर्टल अभी स्टार्ट हुई है, उसकी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है AIR की। उसके अलावा मनुपत्रा आप नाम जानते ही हैं, फेमस नाम है। इसके अलावा इंडिया लॉ लाइब्रेरी जो है ये भी है। SCC की भी आती है, SCC ऑनलाइन करके आती है, SCC ऑनलाइन मिल जाएगा। और भी हैं, ये मैंने कुछ वो बताए हैं जो काम आते हैं। ओके, तो ये लॉ जर्नल्स जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे है वेबसाइट्स। जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां से हमें मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। तो वेबसाइट्स को साइट करने का भी एक तरीका है, वो क्या है भाई, आप HTTP से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, HTTP से ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कॉलम लगा के 2 आड़ी लाइन खींचते हैं और उसके बाद में आप जो उसका डोमेन नेम है वो लिखते हैं। इसको डोमेन नेम बोलते हैं, ये डोमेन नेम है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट जो है उसका नाम है HTTP, तो सब जगह आता ही है, मैं उसको नहीं रिपीट कर रहा। तो राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट जो है वो है hcraj.nic.in। सुप्रीम कोर्ट की है वो sci.gov.in है। राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं वो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उनके अगर सर्विस से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, उनकी सर्विस जो चल रही होती है, नौकरी चल रही होती है, नौकरी से संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसकी फर्स्ट अपील तो उनकी डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन सेकंड अपील जो होती है वो ट्रिब्यूनल में होती है। ये सब आप पढ़ोगे जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे, आपके आगे सेमेस्टर्स में आ जाएगा। तो उसके लिए जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसका नाम है राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर राजस्थान का सर्वेंट है तो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना हुआ है, दोनों का नेचर एक ही है। तो राजस्थान वाली की जो ट्रिब्यूनल है उसकी वेबसाइट का नाम है RCSAT, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, rcsat.rajasthan.gov.in। और सेंट्रल वाली के जो है उसका नाम है CGAT.gov.in। ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगी, वहाँ पर भी कुछ मटेरियल मिल सकता है आपको, वहाँ पर बैरेट्स अवेलेबल मिलते हैं आपको, और भी चीज़ें होती हैं, कभी देखना आप, अगर देखना है तो आप ये लिंक जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। बार काउंसिल राजस्थान उसका है www.barcouncilofrajasthan.org। और ऐसे ही BCI जो है उसकी है www.barcouncilofIndia.org। अगर आप पार्लियामेंट की वेबसाइट खोलना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर आप राज्यसभा या लोकसभा के अंदर कुछ रूल्स बने हुए हैं उनको देखना चाहते हैं, क्या कैसे काम होता है क्या नहीं होता, तो उसके लिए आप पार्लियामेंट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर उसकी वेबसाइट का नाम है parliamentofIndia.nic.in, ये नाम है इसका, ठीक है। तो आप ऐसे ही टाइप करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम अल्फ़ाबेटिकली ही कॉपी करेंगे, ठीक है। कैसे कि HTTP सब जगह कॉमन आता है, तो ये तो अल्फ़ाबेटिकल होने से रहा। अब इसके आगे जो मेन डोमेन नेम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जैसे HCRaj है, इसमें H है, SCI में S है, तो H पहले आएगा, S वाला बाद में आएगा। आप ये नहीं देखो कि राजस्थान हाई कोर्ट जो छोटा है बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो बस अल्फ़ाबेटिकली जमाना है, तो बिब्लियोग्राफी के अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली ही जमाते हैं। फुटनोट के अंदर अल्फ़ाबेटिकली नहीं होता, फुटनोट के अंदर तो जो लाइन जहाँ लिखी हुई है उसका नंबर डाल दो और उसको बाद में फुटनोट में वहीं पे आप शो कर दीजिए, वहाँ पे फुटनोट में अल्फ़ाबेटिकली का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है केसेस, सबसे इम्पोर्टेंट। आप केस साइट करना चाहते हैं तो केस साइट कैसे करोगे, जैसे कि एक केस है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो धारा नहीं बोलूँगा मैं, अनुच्छेद 370 जो है उसके एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए, उसका नाम जो है डॉक्टर शाह फैजल, डॉक्टर शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया को आप या तो पूरा लिख दें या फिर UOI करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइटल जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर इधर स्टेट का नाम आता है, मान लीजिए राजस्थान स्टेट है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नहीं लिखोगे, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं लिखोगे आप, हम लिखते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। गवर्नमेंट लिखना गलत है, स्टेट लिखो आप,
और इसका मैं आपको बता कैसे रहा हूँ, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड है अपना आर्टिकल 300, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम अगर स्टेट को पार्टी बनाते हैं तो कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर आप एक बार देख लेना, आर्टिकल 300 पढ़ लेना। तो डॉक्टर शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमने लिख दिया जी। अभी इसका जजमेंट आया नहीं है, मान लेते हैं कि जजमेंट आ जाता है 2020 के अंदर, वैसे संभावना नहीं है, 2021 से लगेगा। मान लेते हैं 2021 में आ गया, तो हम लिखेंगे कैसे, ये जजमेंट आ गया तो किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश हुआ होगा, तो उस जर्नल के साथ में लिखोगे आप, ठीक है ना। मान लेते हैं SCC में आया, तो SCC कौन से ईयर की, 2021 की, तो लिख दिया 2021। अब SCC की क्या, ये कई वॉल्यूम्स आती हैं, कई वॉल्यूम्स मतलब उसकी कई किताबें आती हैं साल में, पहले तो कम आती थी, अब तो 22 के आसपास आने लग गई। तो जो भी वॉल्यूम है, मान लेते हैं तीसरा वॉल्यूम है, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं SCC। लेकिन जर्नल तो आपको मिल गया 2021 का, कौन सा वॉल्यूम वो भी मिल गया, लेकिन कौन सा पेज नंबर, उसके लिए आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 149 जो है उस पर दिया हुआ है, तो 149 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही लिखते हैं। अगर मान लीजिए AIR पब्लिश होता है, तो AIR, अब AIR जो है सुप्रीम कोर्ट की भी आती है और अलग हाई कोर्ट की भी आती है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स की भी आती है। तो AIR सुप्रीम कोर्ट है तो लिखोगे सुप्रीम कोर्ट ब्रैकेट में, नहीं यहाँ पर आप ईयर लिखते हैं, AIR 2021 का जजमेंट है, 2021 लिख दोगे आप। सुप्रीम कोर्ट है तो लिखोगे SC। पेज नंबर जो भी है, जरूरी नहीं है कि पेज नंबर यही हो, क्योंकि ये पेज नंबर इस जर्नल का है, इस जर्नल का पेज नंबर कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 201 नंबर पेज पर है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए कि ये जजमेंट आया है 26 दिसंबर को 2020 को, ठीक है। तब तक, या 26 दिसंबर क्यों, मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को आ गया, तब तक क्या होता है कि पब्लिशर अपनी तैयारी कर चुका होता है कि उसको उस साल की जर्नल निकालनी है, सारे कंटेंट्स जो है छप चुके होते हैं, वो बस पब्लिश होने की तैयारी में होते हैं, ठीक है ना। तो अब लास्ट के जो दिन होते हैं या लास्ट का जो महीना है, उसके जजमेंट्स को हम कब पब्लिश करें, तो ये तो जजमेंट डेट है, ज़रूरी नहीं है कि 2020 के अंदर कोई जजमेंट पास हुआ है तो 2020 के ही जर्नल में मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, डिपेंड करता है पब्लिशर के ऊपर, वो पब्लिश कब कर रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 2020 के SCC में मिल जाए, तो हो सकता है 2021 के SCC में भी मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ईयर तय करते हैं, ठीक है। तो ये ईयर जो है जजमेंट ईयर नहीं होता, ये इस जर्नल का ईयर होता है कि वो जो जजमेंट है जर्नल कब पब्लिश हुआ, उसके कौन से ईयर वाली पब्लिकेशन में मिलेगा। हो सकता है कि 2020 के अंदर जजमेंट आया है और AIR जो है 2024 के अंदर इस जजमेंट को पब्लिश कर रहा है, तो आप 2024 ही लिखोगे, आप 2020 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2024 के जर्नल में जो है ये आपको मिल रहा है, ओके, ऐसे होता है। और यहीं पर अगर आपको ये ऑनलाइन मिल रहा है, तो ऑनलाइन मिल रहा है तो आप टाइटल लिखकर, और मान लेते हैं SCC ऑनलाइन है तो SCC ऑनलाइन करके और साइट का नाम लिख दोगे आप, ठीक है। उसमें SCC ऑनलाइन करके उसका नंबर पड़ता है, वो नंबर आप यहाँ पे जरूर मेंशन करते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन सोर्सेज अपने यही होते हैं। ऐसे ही एक लाइव लो आता है, LIVELAW, लाइव लो, तो वो भी देता है, और भी हैं कई तरह के हैं, बड़े बड़े। तो इस तरह से करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये अपने लीगल मटेरियल्स की हमने बात कर ली। एक इसमें ध्यान रखना कि अगर आप बिब्लियोग्राफी के अंदर केसेस साइट कर रहे हैं तो उसको भी हम अल्फ़ाबेटिकली ही साइट करेंगे। अगर हम बिब्लियोग्राफी में कर रहे हैं तो फुटनोट में अल्फ़ाबेटिकली की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टाइटल ऐसा ही रहेगा, टाइटल हमेशा ध्यान से कॉपी करना चाहिए, टाइटल जो है वो ही रहेगा, स्पेलिंग तक ध्यान रखनी चाहिए क्या है, ओके। तो इस लेक्चर के अंदर हमने लीगल मेथड्स कवर किए, लीगल मटेरियल्स और साइटेशन भी हमने समझ ली है। तो इसके साथ आपका सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट होता है, ओके। आप इसको फिर से देख लेना, पढ़ लेना, और फर्स्ट मॉड्यूल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।
सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ, सेक्टर 10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।